सोच के देखिए, 23 नवंबर, साल था 2001। पाकिस्तान की एक जेल की अंधेरी कोठरी में एक आदमी अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। पिछले 16 साल के टॉर्चर ने जिस्म को तो तोड़ दिया था, लेकिन उसकी आंखों की चमक अब भी वैसी ही थी। जब पाकिस्तानी अफसरों ने उससे आखिरी बार पूछा, कितनी जानकारी दी तुमने भारत को, तो वो बस मुस्कुराया और कहा, जितनी तुम कभी जान नहीं पाओगे। आखिर कौन था ये शख्स और क्यों उसकी मौत की खबर, जो 3 साल तक दुनिया से छिपाई गई, अचानक भारत की खुफिया एजेंसी में एक तूफान ले आई? चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। सेक्शन 1, एक जासूस की रहस्यमयी मौत। इस पूरी कहानी के पीछे के इंसान को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, उस शुरुआत में जहां से ये सब शुरू हुआ। ये कहानी शुरू होती है 1952 में राजस्थान के श्रीगंगानगर से। एक आम सा दिखने वाला लड़का रविंद्र कौशिक, लेकिन उसके अंदर देश के लिए कुछ कर गुजरने की एक ऐसी आग थी जो उसे बाकियों से बिल्कुल अलग बनाती थी। एक दिन उनकी मुलाकात हुई भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के एक ऑफिसर से। सवाल सीधा था, क्या देश के लिए जान दे सकते हो? रविंद्र का जवाब था, हाँ। तो ऑफिसर ने कहा, जान नहीं, अपनी पहचान दो। और बस उस एक पल में रविंद्र कौशिक की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। सेक्शन 2, नबी अहमद शकीर बनना। यहां से शुरू होता है रविंद्र कौशिक के मिटने का और एक नए शख्स नबी अहमद शकीर के बनने का मुश्किल सफर। अगले 4 साल, सोचिए, पूरे 4 साल रविंद्र कौशिक दुनिया से गायब हो गए। ये कोई मामूली ट्रेनिंग नहीं थी, ये एक इंसान को जड़ से मिटाकर एक दूसरा इंसान बनाने जैसा था। उन्हें सिर्फ उर्दू बोलना नहीं, उर्दू में सोचना सिखाया गया। इस्लाम का हर रीति रिवाज, कुरान की हर आयत, लाहौर का हर एक लहजा उनके खून में उतार दिया गया। इतना कि रविंद्र के अंदर का रविंद्र ही मर गया। तो अब वो रविंद्र कौशिक नहीं थे, वो थे नबी अहमद शकीर। रॉ ने उनके लिए एक पूरी विश्वास करने लायक कहानी गढ़ी कि वो लाहौर में पैदा हुए और 1947 के बंटवारे में उनका परिवार भारत से पाकिस्तान आ गया। बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर स्कूल के रिकॉर्ड्स तक सब कुछ, हर एक कागज तैयार किया गया था। तो अब मिशन शुरू होने वाला था। सेक्शन 3, पाकिस्तान की सेना के अंदर। 1975 में नबी अहमद शकीर बनकर उन्होंने पाकिस्तान में कदम रखा और यहीं से उनके सबसे खतरनाक मिशन की शुरुआत हुई। जब पाकिस्तान आर्मी के लिए इंटरव्यू हुआ तो उनकी कहानी ने सबको हिला दिया। उन्होंने कहा, मैं हिंदुस्तान से अपने परिवार पर हुए जुल्म का बदला लेना चाहता हूं। उनकी आंखों में वो आग देखकर पाकिस्तानी ऑफिसर्स को उन पर पूरा यकीन हो गया और उन्हें फौज में भर्ती कर लिया गया। आर्मी में आते ही रविंद्र ने अपने काम और दिमाग से सबको इंप्रेस करना शुरू कर दिया। प्रमोशन पर प्रमोशन मिलता गया और 1981 तक वो पाकिस्तान आर्मी की उस यूनिट में पहुंच गए जहां देश के सबसे टॉप सीक्रेट कम्युनिकेशन आते जाते थे, सिग्नल्स इंटेलिजेंस यूनिट। सोच सकते हैं ये कितनी बड़ी कामयाबी थी। अब रविंद्र कौशिक यानी नबी अहमद एक सोने की खान पर बैठे थे। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की डिटेल्स, बॉर्डर पर बनाए जा रहे सीक्रेट बंकर्स, आर्मी के सीक्रेट कम्युनिकेशन कोड्स, यहां तक कि भारत पर होने वाले हमलों की पहले से जानकारी, सब कुछ रॉ तक पहुंच रहा था। उनकी भेजी इन्फॉर्मेशन ने अनुमान है कि हजारों भारतीय सैनिकों की जान बचाई। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। सेक्शन 4, वो एक जानलेवा गलती। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI अब परेशान हो चुकी थी। उन्हें समझ आ गया था कि फौज के अंदर कोई गद्दार है जो सारी जानकारी लीक कर रहा है। और फिर 1983 में ISI ने शुरू किया ऑपरेशन मोल हंट। एक एक सैनिक की जांच होने लगी, हर किसी पर नजर रखी जाने लगी। धीरे धीरे रविंद्र कौशिक के चारों तरफ ये जाल कसने लगा था। एक दिन ISI ने उन्हें पूछताछ के लिए उठा लिया। घंटों तक सवाल जवाब चलते रहे। रविंद्र बिल्कुल शांत थे, हर सवाल का सही जवाब दे रहे थे। लेकिन फिर एक सवाल आया जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। एक ऑफिसर ने अचानक पूछा, नबी, तुम्हारी मां का नाम क्या था? उस प्रेशर के मोमेंट में रविंद्र के मुंह से निकला, फातिमा बीबी, जबकि उनके फर्जी डॉक्यूमेंट्स में नाम लिखा था आयशा बेगम। बस एक छोटी सी गलती, लेकिन उनकी 7 साल की तपस्या उस एक पल में बर्बाद हो गई। उनके पकड़े जाने के बाद जब उनकी पाकिस्तानी पत्नी अमानत उनसे मिलने आई तो उन्हें तो कुछ भी नहीं पता था। रविंद्र ने बस इतना कहा, मुझे माफ करना, लेकिन मेरा देश मेरे लिए सबसे पहले है।
और यहां से शुरू होती है रविंद्र कौशिक की जिंदगी की सबसे दर्दनाक कहानी। सेक्शन 5, एक भुला दिया गया हीरो। एक ऐसा चैप्टर जिसमें सिर्फ दर्द था, अकेलापन था और अपने ही देश की तरफ से एक अजीब सी खामोशी। पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट में उनसे उनका जुर्म पूछा गया तो उन्होंने सीना चौड़ा करके कहा, मेरा नाम रविंद्र कौशिक है, मैं एक भारतीय हूं और मुझे गर्व है उस पर जो मैंने अपने देश के लिए किया। सजाए मौत सुनाई गई जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। अगले 16 साल मियांवाली जेल की एक काली कोठरी में बीते। रोज का टॉर्चर, बेइज्जती और बस एक उम्मीद कि शायद आज, शायद कल मेरा देश मुझे लेने आएगा। उन्होंने भारत सरकार को कितने ही खत लिखे, लेकिन वहां से कभी कोई जवाब नहीं आया। 2001 में उसी जेल में उनकी मौत हो गई। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि भारत सरकार को उनकी मौत की खबर कब मिली? 3 साल बाद, 2004 में। धीरे धीरे वक्त के साथ उनकी कहानी लोगों तक पहुंची। सालों बीत गए और फिर 2018 में भारत सरकार ने उन्हें मौत के बाद कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। लेकिन ये सम्मान उनकी मौत के 17 साल बाद आया। जेल में रहते हुए उन्होंने कविता लिखी थी जो शायद उनकी पूरी कहानी का सार है। वतन ने भुला दिया, दुश्मन ने सताया, फिर भी दिल में तिरंगा लहराया। रविंद्र कौशिक की ये कहानी हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि एक देश की सुरक्षा की, उसकी हिफाजत की असली कीमत क्या होती है और उस कीमत को आखिर चुकाता कौन?